वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करूँगी और अलॉन्ग विथ मैं आपको रीसेंट जजमेंट को भी रेफ़र करूँगी और ये बताने का ट्राई करूँगी कि अगर एक्यूज्ड पर्सन जिसने खुद ही अपील फाइल किया है अगेंस्ट द कन्विक्शन, तो क्या वो अपील फाइल करने के बाद अगर एब्सकॉन्ड हो जाता है तो क्या अपीलेंट कोर्ट उस अपील को इस ग्राउंड पे डिसमिस कर सकती है कि एक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्ड हो चुका है अपील फाइल करने के बाद। तो एक रीसेंट जजमेंट लेती हूँ, उसी का फैक्ट भी है, तो उस फैक्ट्स को लेती हूँ मैं। तो उस केस का नाम है धनंजय राय गुड्डू राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022। ये जजमेंट आई थी 14 जुलाई 2022। अभी रिसेंट ही जजमेंट है, ये आया हुआ है, तो उससे मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। इस केस में क्या होता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है वो अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट, उसे कन्विक्ट किया गया होता है मर्डर के चार्ज से, और उसको कन्विक्ट करने के बाद जब वो ट्रायल कोर्ट जब उसे कन्विक्ट कर देती है मर्डर की सेंटेंस के लिए, तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन अपील पे जाता है। तो आपको ही पता है कि जो लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ की जो ट्रायल होती है वो किसके द्वारा होती है, सेशन ट्रायल के द्वारा होती है। क्योंकि 7 ईयर से ऊपर की जब सेंटेंस होती है तो उसे सेशन ट्रायल कंडक्ट करती है उस ट्रायल को। तो यहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उन्होंने उसे अंडर सेक्शन 302 में मर्डर के चार्ज को फ्रेम करते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस दे दी। तो इस कन्विक्शन को उसने अपील पे गया, वो किसके पास, हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो वो अपील पे गया कन्विक्शन के अगेंस्ट, कौन से सेक्शन में वो अपील पे गया, अंडर सेक्शन 374 सब सेक्शन 2, इसमें वो अपील पे गया। और जब वो अपील पे गया अपीलेंट कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और जब उसने अपील फाइल कर दिया था अंडर सेक्शन 374 सब सेक्शन 2 में, तो वो एब्सकॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, उस पूरे अपील को डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि एक्यूज्ड पर्सन का डिफ़ॉल्ट है कि वो हेयरिंग पे नहीं आया और वह एब्सकॉन्ड हो गया है। तो इस ग्राउंड पे उस पूरे के पूरे अपील को डिसमिस कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँची तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही इशू ऑफ लॉ फ्रेम किया। वो इशू ऑफ लॉ ये था कि वेदर एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन फाइल्ड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 of section 374 can be dismissed on the ground that accused person is absconded। मीन्स एक्यूज्ड पर्सन जिसने अपील फाइल किया है अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 374 ऑफ CRPC, और अगर वो एब्सकॉन्ड हो जाता है तो क्या इस ग्राउंड पे पूरी की पूरी अपील को डिसमिस कर दी जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यहाँ पे जो अपीलेंट है और जो एक्यूज्ड है, क्योंकि उसी ने अपील फाइल किया था एक्यूज्ड ने, तो अगर वो एब्सकॉन्ड हो जाता है तो केवल इस डिफ़ॉल्ट पे कि एक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया पूरे अपील को डिसमिस नहीं कर सकते हैं विदाउट एडवर्टिंग द मेरिट ऑफ अपील। अब ये जो वर्ड है ना, मेरिट ऑफ अपील, ये बहुत बड़ा एक टर्म है। ये क्या होता है, कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसे सेक्शन 385 386 ऑफ CRPC, क्योंकि ये अपीलेंट कोर्ट की पावर की बात करती है। जब सेक्शन 385 में सेक्शन 385 ऑफ CRPC, जब अपीलेंट कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है कि जो अपील है वो समरीली डिसमिस नहीं हो सकता है, तो कोर्ट क्या करती है, वहाँ पे डेट फिक्स करती है कि कौन से डेट पे एक्यूज्ड पर्सन को सुना जाएगा, हियरिंग का डेट और टाइम सब कुछ फिक्स करती है। जब आप उसको पढ़िएगा 385 ऑफ CRPC तो उसमें दिया हुआ है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, अंडर सेक्शन 386 में इसमें उन सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को देखती है, और सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को देखती है, एग्जामिन करती है कोर्ट कि क्या जो ये अपील फाइल किया गया है कन्विक्शन के अगेंस्ट, क्या ये फिट फॉर द मेरिट है या नहीं। मीन्स उस अपील की मेरिट को चेक करती है कोर्ट। और आप बोलेंगे कि मेरिट ऑफ द अपील क्या, मीन्स जो भी कन्विक्ट किया गया जो भी ऑफेंस के लिए, और ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंस लिए हैं, जो भी मटेरियल एविडेंस है चाहे ओरल एविडेंस है, उसको कैसे ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उस एविडेंस को
कैसे उन एविडेंस को लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया जो भी ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो अपीलेंट कोर्ट है ना अंडर सेक्शन 386 में, वो मेरिट ऑफ द अपील को देखती है। मेरिट ऑफ द अपील में ये देखती है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो भी सेंटेंस पास किया है उसकी जो मेरिट है क्या वो सही है या नहीं। मीन्स कैसे ट्रायल कोर्ट ने सारे एविडेंस को देखा, कैसे सारे एविडेंस को देखते हुए चार्ज फ्रेम किए, उन सारी चीज़ों को देखती है यहाँ पे कौन, अपीलेंट कोर्ट देखती है। देन वो अपील को डिस्पोज करती है। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने जो केवल इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है जो कि अपीलेंट है उसने अपील फाइल किया और वो एब्सकॉन्ड हो गया, इस ग्राउंड पे आप अपील को डिसमिस नहीं कर सकते विदाउट एडवर्टिंग द मेरिट ऑफ अपील। मीन्स आपको अपील की सारी मेरिट देखनी पड़ेगी, एविडेंस देखनी पड़ेंगी, उसकी लीगैलिटी को चेक करना पड़ेगा। ये होता है अपीलेंट कोर्ट का पावर, जो अपीलेंट कोर्ट यहाँ पे चेक करती है जब भी अपील एक्यूज पर्सन फाइल करती है अगेंस्ट दी कन्विक्शन। तो यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट को भी रेफ़र किया, श्याम देव जो 1971 का जजमेंट है उसको रेफ़र करते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यहाँ पे जो अपीलेंट कोर्ट की जो पावर है अंडर सेक्शन 385 386, यहाँ पे जो होता है वो कोर्ट केवल इस ग्राउंड पे डिसमिस नहीं कर सकती है कि जो अपीलेंट है वो एब्सकॉन्ड हो चुका है विदाउट एडवर्टिंग द मेरिट ऑफ द अपील। आपको मेरिट ऑफ द अपील को देखना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो ये अपीलेंट कोर्ट अंडर सेक्शन 386 में है ना, जब भी वो अपील की जो पावर दी गई है अपीलेंट कोर्ट को, जब आप पढ़िएगा अंडर सेक्शन 386 के प्रोसीजर को, उसके जब आप सब क्लॉज बी पे आइएगा तो उसमें दिया हुआ है कि ट्रायल कोर्ट को वो रीडायरेक्ट भी कर सकती है अपीलेंट कोर्ट की वो फिर से रीट्रायल करे। मीन्स जब अपील के जो भी कन्विक्शन होता है एक्यूज्ड पर्सन का, अगर उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील पे जाती है एक्यूज्ड पर्सन, तो अपीलेंट कोर्ट अगर एग्जामिन कर लेती है सारी एविडेंस को और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इरेगुलरिटीज़ हुआ है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट क्या करती है, फिर से रीट्रायल के लिए उस ट्रायल कोर्ट के पास भेज सकती है। ये सारा प्रोविज़न अंडर सेक्शन 386 में दिया हुआ है। मैंने एक अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कैसे अंडर सेक्शन 313 में भी अगर एक्यूज्ड पर्सन को एग्ज़ामिन नहीं करती है ट्रायल कोर्ट, तो यहाँ पे भी जो ये एग्ज़ामिन नहीं किया जाता है, अगर इस ग्राउंड को भी लेकर अगर अपील पे जाता है एक्यूज्ड पर्सन, तो अपीलेंट कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है सेशन कोर्ट को कि फिर से वो रीट्रायल करे उस स्टेज से। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने जो कि केवल एब्सकॉन्ड के ग्राउंड पे जो अपील को डिसमिस कर दिया था, वो यहाँ पे ग्राउंड नहीं बनता है। उन्हें अब मेरिट ऑफ द अपील को देखना चाहिए और तब इस मैटर को डिस्पोज करना चाहिए। और जो एक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्ड हो चुका है वो मैटर एक अलग है, वो एक प्रोसीजर अलग है, उसे कोर्ट दूसरे वे में फॉलो करती है क्योंकि उसके लिए कोर्ट एक अलग प्रोसीजर चलाती है, फाइन इम्पोज करती है, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट जब अपीलेंट कोर्ट के पास अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट जाया जाता है तो उसे एविडेंस को रीअप्रिशिएट करना होता है, एविडेंस को एग्जामिन करना होता है, सारे मटेरियल चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, और देन ट्रायल कोर्ट ने जो सेंटेंस पास किया होता है उसे देखती है कि क्या ये सेंटेंस को रहने दिया जाना चाहिए या इसको कैंसिल कर देना चाहिए या रीट्रायल के लिए भेजना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया अंडर सेक्शन 385 386 को इस्टेब्लिश करते हुए और इसके पावर को बताते हुए कि केवल अपीलेंट कोर्ट केवल एक्यूज्ड की एब्सकॉन्ड होने के ग्राउंड को लेकर अपील को डिसमिस नहीं कर सकती है, उसे मेरिट ऑफ द अपील देखना चाहिए। और कोर्ट ने फर्दर यहाँ पे ये बात भी बोली कि विद इन 6 मंथ में इस मैटर को डिस्पोज करना होगा पटना हाई कोर्ट को, और अगर विद इन 6 मंथ में अगर पटना हाई कोर्ट इस मैटर को डिस्पोज नहीं करती है तो एक्यूज्ड पर्सन का ये राइट बन जाता है कि वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए अप्लाई करे अंडर सेक्शन 389 ऑफ CRPC। ये हो गया इस केस का एक फैक्ट भी मैंने आपको बताया और साथ ही साथ इसके लीगल इशू जो इन्वॉल्व है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन देखिए तो आप ये चीज़ कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि एक्यूज्ड पर्सन अपील फाइल करके खुद एब्सकॉन्ड हो जाता है तो अपीलेंट कोर्ट उस अपील को डिसमिस नहीं करेगी, उसे मेरिट ऑफ द अपील को देखना होगा, उस कन्विक्शन के अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम किए गए उन सारे एविडेंस को देखना होगा जो ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंस लेकर उसको कन्विक्ट किया था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि अब भी एक रिसेंट जजमेंट था 2021, वो भी बहुत
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने 374 की बात कर दी, क्योंकि जब अपील पे जाया जाता है अंडर सेक्शन 374 सबसेक्शन 2 में ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट के पास, तो यहाँ पे कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट में ये बोला कि जो अपीलेंट कोर्ट होती है वो ड्यूटी बाउंड भी होती है कि वो कंसिडर करे पूरे एविडेंस को, और वो इवेल्यूट करे और ये फाइंड करे, अपना भी एक पर्सनल फाइंडिंग दे कि क्या ये जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, क्या ये इसके सेंटेंस के लिए एक्यूज पर्सन लाइबल होता है या नहीं होता है। तो उस केस का नाम है जोगी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021। आप इस केस को पढ़ सकते हैं, सेक्शन 374 सबसेक्शन 2 को जब भी आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर और हो जाएगा कि ये जो सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर दिया हुआ है अपील फ्रॉम कन्विक्शन, जो एक्यूज्ड पर्सन ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील पे जाता है हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट क्या क्या करती है इस स्टेजेस पे कि वो रीअप्रिशिएट कर सकती है एविडेंस को, वो सारे एविडेंस को चेक कर सकती है। देन वो हाई कोर्ट इस स्टेज पे आती है कि क्या वो कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो सही है या नहीं। अगर एरर है तो वो रीट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सकती है। तो आप इन 2 जजमेंट को पढ़िएगा। अभी जो मैंने ये जजमेंट बताया, एब्सकॉन्ड हो गए थे एक्यूज्ड पर्सन, तो इस जजमेंट का नाम है, आपने इस जजमेंट का नाम मैंने पहले भी बताया था, वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट एक बार ही आप इस जजमेंट के नाम को फिर से देख लीजिए। इस केस का नाम था धनंजय राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, धनंजय राय गुड्डू राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 14 जुलाई की जजमेंट है, अभी रिसेंट ही जजमेंट है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से, तो आप वहाँ से इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जजमेंट पढ़िएगा जो अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भी ये पूरी की पूरी एक बोल सकते हैं कि उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि अपीलेंट कोर्ट रीअप्रिशिएट करती है विटनेस को, जो कि अंडर सेक्शन 374 में जब कन्विक्शन के अगेंस्ट एक्यूज पर्सन अपील पे जाते हैं। तो उस केस का नाम है जोगी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप इन 2 जजमेंट को पढ़िएगा, आपको और क्लियरिटी मिलेंगी। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कुछ मैंने समझाया जो भी समझ में आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच।